कुछ साल पहले अक्सर जब हम मूवी देख के थिएटर से बाहर निकलते थे और उसमें से अगर हमें कोई गाना अच्छा लगता था तो उसे तुरंत दोबारा अपनी कन्वीनियंस पे सुनने का कोई तरीका नहीं था। उस समय कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐप नहीं था जिससे कोई अपना मनचाहा गाना तुरंत सुन सकता था। सावन ने सबकी इस परेशानी को बखूबी समझा और एक ऐसा ऐप बनाया जिससे कोई भी अपनी चॉइस का गाना या तो कलाकार का नाम डालकर या मूवी का नाम डालकर या फिर गाने के नाम पे सर्च करके एकदम सुन सकता था। ये लोगों के लिए बहुत बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन था। पर क्या सावन के फाउंडर्स ने ये मार्केट का गैप अपने एप्लीकेशन बनाने के पहले पहचान लिया था या फिर ये महज एक इत्तेफाक था? चलिए हम आगे चलते हैं और सावन के ऋषि मल्होत्रा से समझते हैं कि उन्होंने लोगों की ये ज़रूरत कैसे पहचानी और फिर कैसे सावन का ऐप बाजार में आया और कामयाब बना। सावन को शुरू करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम सब को-फाउंडर्स म्यूज़िक लवर्स थे, क्योंकि जो आपका बिज़नेस हो उस चीज़ से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, नहीं तो उसमें आप कई सालों में भी अच्छा नहीं कर सकते। और हम को-फाउंडर्स बड़े ही हुए थे नॉर्थ अमेरिकन्स, साउथ एशियंस की तरह। हम अपने लिविंग रूम में भारतीय संगीत सुन के बड़े हुए और बेडरूम्स में कई तरह का इंग्लिश म्यूज़िक सुना करते थे। तो हुआ ये कि हम बड़े हुए और हमने संगीत को डिजिटल में देखा। तब ना ही डिजिटल इंडिया था और ना ही डिजिटल साउथ एशियन कंटेंट। भारत एक ऐसा देश है जिसमें करोड़ों लोग संगीत प्रेमी हैं या जिनका जीवन ही संगीत है, और यहाँ कुछ बेहतरीन कंटेंट भी अवेलेबल है। पर ये सब कुछ एनालॉग था, तो सावन को इसीलिए बनाया गया कि इस सब को डिजिटल कर दिया जाए। सावन के फाउंडर एक संगीत प्रेमी थे और वो भारतीय संगीत को सुनकर ही बड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि बाहर के देशों में बहुत सारी चीजें, खासकर संगीत को डिजिटल बनाया जा रहा है। पर फिर उन्होंने देखा कि इस करोड़ों लोगों के देश में लोग संगीत प्रेमी है पर संगीत डिजिटल नहीं है। फिर उन्होंने इस चीज के ऊपर काम शुरू कर दिया और उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरे साउथ एशियन कंटेंट को डिजिटल कर दिया, जिससे मार्केट की इस कमी को पूरा किया जा सके। पेन पॉइंट्स जो हम अपनी रोजाना जिंदगी में फेस करते हैं, चाहे वो काम पे हो या घर पे या किसी खास अवस्था में, वहीं से हम नीड गैप को समझकर अपने बिजनेस के लिए नए आइडियाज ढूंढ सकते हैं। नीड गैप ज्यादातर हमें सामान्य पेन पॉइंट से ही मिलते हैं। चलिए रेड बस की फनिंद्र सामा और फ्रेश टेस्ट के गिरीश से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। 2005 की दिवाली में जब मैं टिकट बुक करने गया तो उसने बस ऑपरेटर्स को कई बार कॉल किया और उसने मुझे बताया कि कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही मैं उसके ऑफिस से जाने वाला था तब उसने मुझे बताया कि एक और एजेंट है जो सीट दिलवा सकता है। और यही चीज क्लिक कर गई। मैं सोच रहा था कि अगर ये बस टिकट एजेंट है तो उसे पता होना चाहिए कि उस शाम को बैंगलोर से हैदराबाद जाने के लिए बस में कोई सीट खाली है या नहीं, और कैसे वो मुझे एक दूसरे एजेंट के पास भेज रहा था। बट एनीवे मैं दूसरे ट्रैवल एजेंट के पास गया। इतने सारे ट्रैवल एजेंट्स के पास जाने के बाद मैं बिना टिकट के बैंगलोर में ही रह गया। पर अगले दिन जब मैं सोकर उठा, आई वाज फीलिंग गिल्टी, क्योंकि अगर मैं किसी और ट्रैवल एजेंट के पास गया होता तो, और शायद वो किसी और बस ऑपरेटर को कॉल करता, और शायद उसके पास कोई सीट होती जो उस शाम को बैंगलोर टू हैदराबाद खाली जा रही होती। इसमें बस ऑपरेटर का लॉस था, क्योंकि शहर में किसी कोने में एक कस्टमर था, लेकिन उसे उस कस्टमर के बारे में नहीं पता चल पाया। और साथ ही ये उन 4-5 ट्रैवल एजेंट्स का भी लॉस था, क्योंकि उनके सामने एक कस्टमर था जो टिकट खरीदना चाहता था जिससे उन्हें पैसे मिलते, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस ऑपरेटर को कॉल करें। एंड ऑल्सो एज अ कस्टमर ये मेरा भी लॉस था, क्योंकि त्योहार के वक्त मैं अपने घर पर होना चाहता था, पर मैं नहीं जा पाया। तब मुझे समझ आया कि हम तीनों के लिए ये लॉस है, क्योंकि वेकेंट बस सीट्स की इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो 2009 में मेरे साथ हुई थी। मैं यूएस से भारत जा रहा था और मैं अपनी सारी चीज़ों को वापस चेन्नई भेज रहा था। और 2 महीने के बाद मेरी चीज़ पहुँची, मेरा टीवी टूट चुका था। अब मुझे उसकी इतनी फ़िक्र नहीं थी क्योंकि मैंने उसका इंश्योरेंस खरीद लिया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सीधे कस्टमर सपोर्ट से बात करूँगा और अपने इंश्योरेंस को वापस ले लूँगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या हुआ। उसमें 28 ईमेल्स गए, बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और 5 महीने ऐसे ही गुज़र गए। पर मुझे इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी नहीं पता चला था जिसका मेरा इंश्योरेंस किया था। और अब मुझे पैसे की उतनी फ़िक्र नहीं थी, मुझे बस उनसे अपना बदला लेना था।
तो मैं ऑनलाइन गया एक जगह पर जिसका नाम था R2I क्लब फोरम्स, रिटर्न टू इंडिया क्लब फोरम। जो लोग यूएस से भारत लौटते हैं, ये फोरम उनके लिए था। ये वही जगह थी जहां से उसे दरअसल शिपिंग कंपनी की सिफारिश मिली थी। मैं वहां गया और मैंने अपना अनुभव वहां लिखा, अपने टूटे हुए टीवी की तस्वीर के साथ। और हैरत की बात ये हुई कि अगले दिन ही उस कंपनी के प्रेसिडेंट मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगी, और उसके अगले दिन ही पैसे मेरे बैंक में आ चुके थे। दरअसल अब मैंने ट्विटर देखा तो मैंने जाना कि कस्टमर अपने अनुभव ट्विटर या फेसबुक या यूट्यूब पर लिख रहे थे। अब कस्टमर वन टू वन कन्वर्सेशन, यानी कि कस्टमर और कंपनी के बीच से हट चुका था, और कस्टमर कंपनी की बात अब खुल के सोशल मीडिया पे कर रहे थे। और मुझे लगता है तब मुझे एहसास हुआ कि ज्यादातर टूल्स अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे थे, मतलब फोन और ईमेल्स के जरिए। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ मेरे जैसे लोग जो मार्केट को अच्छे से जानते हैं, उनके लिए एक मौका है कि वो अगले जनरेशन का कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर बनाए। इसलिए हमने उसका नाम फ्रेश डेस्क रखा, क्योंकि एक फ्रेश हेल्प डेस्क ना ही सिर्फ एक कंपनी को कस्टमर की समस्याओं के बारे में फ़ोन या ईमेल से बताता है, पर वो नए चैनल्स जैसे कि कोई मोबाइल ऐप या ट्विटर या फेसबुक या ब्लॉग्स का इस्तेमाल करके। तो किस तरह से हम अगले बड़े स्टार्टअप आइडिया को पहचान सकते हैं? बहुत सारे लोग अपने पूरे जोश का इस्तेमाल करके नए और संभव होने वाले स्टार्टअप आइडियाज के बारे में सोचते हैं। ये पूरी तरह गलत है। आइडियाज के बारे में सोचना बंद करिए। इसकी जगह आपकी रोजाना जिंदगी की समस्याएं, उनके बारे में सोचना शुरू करें। और हर बार जब आप किसी समस्या के बारे में सोचें तो उनके हल के बारे में भी ध्यान रखें। उनके नए हलों के बारे में सोचें और ये किन लोगों पर अपना असर छोड़ते हैं, खुद से पूछें। ये किन लोगों को अभी चाहिए, उन्हें इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। क्या वो ऐसे लोगों से खरीदेंगे जिनके बारे में मालूम ना हो? अगर इन सवालों का अब अच्छे से जवाब ना दे पाएं, या ये कोई ऐसी समस्या है जिसके मौजूदा हलों से ही लोग खुश हैं और उन्हें कोई नए हल में दिलचस्पी नहीं है, फिर इस समस्या के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए किसी स्टार्टअप को देखते हैं जिससे आपको पता चले कि आपके स्टार्टअप आइडिया और नीड गैप का एक होना क्यों जरूरी है। मौजूदा समस्या पर काम करना हमेशा बेहतर होता है। हमने अपना बिजनेस olatrip.com नाम से शुरू किया और 6 महीने बाद उसे olacabs.com में बदल दिया। ओला ट्रिप था वीकेंड हॉलीडेज़ को ऑनलाइन बेचने के लिए, और वो पर्सनल पेन पॉइंट से ही था, जैसे कि बड़े शहरों के लिए हॉलीडेज़ ना बुक कर पाना। ये हमें कहीं नहीं ले गया, पर उसे करते समय हमने पेन पॉइंट ऑफ कैब के आवली रेंटल के एग्रीगेशन को महसूस किया, या कहीं दूर सफ़र करने के लिए। और इस तरह ट्रिप बेचने की जगह हमने ऐसा वेबसाइट बनाया जहां आप शहर से बाहर जाने के लिए कैब बुक कर सकते हैं, जैसे मुंबई से पुणे या दिल्ली से आगरा वगैरह। वही पहला पोर्टल था जो हमने बनाया था, और वहाँ से हम सीखते रहे अपने बिजनेस के बारे में, और हम ट्रांसपोर्टेशन के लोगों से मिले। फिर हमें पता चला कि शहर के ट्रांसपोर्टेशन में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। हमारा मिशन है हम पूरे देश के लिए मोबिलिटी तैयार करें। हाय, मेरा नाम हर्षा है। 2005 में मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म किया और उसके बाद मैं 10 साल तक आईटी में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करता रहा। इंजीनियरिंग से मेरे दिमाग में लेकिन एक चीज़ था कि मैं कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ। यानी कि हालांकि मैंने इंजीनियरिंग किया, लेकिन साइंस के प्रति साइंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं था। मैंने रट्टा मारा, मैंने अपने एग्ज़ाम लिखे, मैंने डिस्टिंक्शन पास किया, लेकिन जो साइंस मुझे समझना चाहिए, जिससे मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए मुझे ऐसा चाहिए था कि ऐसा कुछ मैं करूँ अगली पीढ़ी के लिए, ताकि उनको साइंस रट्टा न लगे, उनको साइंस बाय हार्ट न लगे, उनको साइंस समझ में आए, जिसके लिए मैंने साइंस उत्सव स्टार्ट किया। मेरे इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में मुझे एक आइडिया आया कि मैं कुछ नया करूं, कि मैं कुछ बनाऊं ताकि मेरे प्रॉब्लम्स सही हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि जो मेरे कॉलेज के इवेंट्स होते हैं वो सब जगह मुझे ढूंढना पड़ता है। मुझे जाके बुलेटिन बोर्ड्स में देखना होता है, फेसबुक पे देखना होता है। इतना अच्छा होगा अगर वो सारा इवेंट्स एक जगह पे मिल सकता है। तो ये मेरा स्टार्ट था कैंपस कनेक्ट का। फिर मैंने सोचा कि न्यूज़ एंड इवेंट्स के अलावा भी हम पढ़ने का मटेरियल और हम दूसरे छात्र से बात करने का मटेरियल हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि हमारा पूरा कैंपस एक्सपीरियंस एक तरीके से डिजिटल हो सकता है। ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ उन्हीं समस्याओं पर काम करें जो मौजूद हों, पर फिर भी
स्टार्टअप्स दरअसल उन समस्याओं का हल निकाल बैठती हैं जिनका हल किसी को नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पे ले ऑफ स्पेस अप्रैल 2007 में लॉन्च किया हुआ एक स्टार्टअप, और उन्होंने खुद को बेरोजगारों का नया सोशल नेटवर्किंग साइट यही जानकारी दी थी। इसे माई स्पेस और लिंक्डइन ने तैयार किया था और ये साइट बेरोजगारों के लिए था। layoffspace.com का मकसद था कि आप इस साइट के जरिए रोजगार ढूंढ सकें। बदकिस्मती से ये नाकामयाब रहा क्योंकि उनके फाउंडर्स ये समझ नहीं पाए कि लोग ऑनलाइन शेयर्ड अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ना नहीं चाहते थे, और ये भी कि लोग ये सबके सामने मानना भी नहीं चाहते थे कि वो बेरोजगार हैं। स्टार्टअप आइडियाज के लिए खुद की तरफ देखें और आसपास के लोगों को भी। ऐसी समस्याएं ढूंढें जिसने आपको, आपके दोस्तों को या किसी और को परेशान किया हो। अपने दोस्तों, परिवार के लोगों या साथ में काम करने वालों को पूछें कि उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट्स की तलाश है। पर क्या होगा अगर आप कोई हल ढूंढ रहे हो जिनके बारे में आपके कंज्यूमर्स को पता ही ना हो? ड्रू ह्यूस्टन के साथ भी यही हुआ जब वो ड्रॉपबॉक्स के आइडिया को लेकर आई थी, जो कि 2007 में शुरू हुई एक फाइल होस्टिंग सर्विस है जिसमें पर्सनल क्लाउड, फाइल सिंक्रोनाइजेशन, क्लाउड स्टोरेज हैं। फाउंडर्स को विश्वास था कि फाइल सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था, और जब एक बार उन्होंने इस टूल का अनुभव किया तो अब वो इस टूल के बिना कुछ सोच भी नहीं सकते थे। ड्रॉपबॉक्स चाहते थे कि वो अपने अंदाज को परख सके, तो वो आगे बढ़े कुछ इस तरह से। उन्होंने एक वीडियो बनाया जो उनके प्रोडक्ट को काम करते हुए दिखाएगा, जिससे वो अपने कंज्यूमर्स की प्रतिक्रियाओं को समझ सके और वो ऐसी कोई चीज न बनाते जिसकी कोई जरूरत ना हो। इस साधारण से वीडियो की वजह से सैकड़ों और हजारों लोग इस वेबसाइट पे आए और उनकी वेटिंग लिस्ट एक ही रात में 5,000 से 75,000 तक चली गई।